जी स्टूडेंट्स, बातें खत्म हो गई, शुरू करें। जरा थोड़ा सा रिविजिट करें कि हमने एसईओ में सीखा क्या है। सिर्फ एसईओ में, वेबसाइट एडिट की बात नहीं कर रहा। वेबसाइट हमारे पास मौजूद है और हमने एसईओ को क्या सीख लिया। जरा एक चेकलिस्ट सी मुख्तसर सी मुझे क्विकली बता दें। नंबर 1, कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल एसईओ नहीं होती, शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, एसईओ नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा? कीवर्ड रिसर्च। यानी एसईओ का जो पहला स्टेप है वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च करना। कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, मेरे पास अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए आता है तो मैं उससे यही पूछता हूँ कि भाई आपके कितने कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के हिसाब से बजट बनता है। अगर किसी के 5 कीवर्ड्स होंगे तो उसका क्या बजट होगा, अगर किसी के 10 कीवर्ड्स होंगे तो उसका क्या बजट होगा, अगर किसी के 20 कीवर्ड्स होंगे तो उसका क्या बजट होगा। यानी हम जो बजट बनाते हैं वो कीवर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या है? कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसको वेबसाइट के कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, अभी हम ये समझ रहे हैं कि आज तक हमने जितनी एसईओ सीखी है ना, जरा उसके एक चेकलिस्ट बनाते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। यानी सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो कीवर्ड निकल आए, 5 थे, 10 थे, 4 थे, उनको हमने इंक्लूड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। कहाँ यूज़ करना है वो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं और अभी आने वाले दिनों में भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं अब हमने क्या करना है? हमने पूरी की पूरी वेबसाइट का नया कंटेंट तो लिखना नहीं है। हाँ, अगर तो वेबसाइट का कंटेंट होगा नहीं फिर तो लाजमी बात है उसे कहेंगे कि हम लिखेंगे ये या लिखवाएंगे, या लिखेंगे या लिखवाएंगे, फिर हम उसमें कीवर्ड भी एडजस्ट कर लेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि एसईओ अब हमने शुरू कर दी। अब हम एसईओ कहाँ से शुरू करेंगे? ऑन साइट एसईओ और प्लस टेक्निकल एसईओ, इन दोनों फैक्टर से हम काम शुरू कर देंगे। सबसे पहला क्या काम किया आपने? आपने कहा भाई ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, बाकी के मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक कीवर्ड एक पेज पर प्राइमरी हो और दूसरे पर सेकेंडरी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी कि मैं पहले एक पेज से एक कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ और दूसरे को सेकेंडरी ले रहा हूँ, दूसरे पेज से जिसको मैंने सेकेंडरी बनाया था उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे टारगेट हों। मतलब ये साइंस भी आपने समझनी है। तो एक पेज पर एक कीवर्ड अगर प्राइमरी होगा तो दूसरे पेज पर जाकर वही वाला कीवर्ड सेकेंडरी भी बन सकता है, यहाँ प्राइमरी भी बन सकता है। तो अब हम ये कह रहे हैं भाई प्राइमरी कीवर्ड को ले आओ कहाँ पे? टाइटल में। वो सारा जो पूरा टाइटल का लेक्चर है हमारे पास। प्राइमरी कीवर्ड को इंक्लूड कर लो कहाँ पर? मेटा डिस्क्रिप्शन में। फेविकॉन लगा लें। फेविकॉन पे मैं कहा था एप्पल टच आइकॉन भी था, एक फेविकॉन था, एक एप्पल टच आइकॉन था, वो दोनों ही फेविकॉन है। ठीक है ना, एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का है और एक iOS का। अच्छा, उसके बाद और क्या किया फिर हमने? अब मैं वो बता रहा हूँ जो हम कर चुके हैं, ताकि फिर आपको पता हो कि हमने कितना सीख लिया है, कितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे क्या सीखते जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? फिर हमने कहा कि भैया कैनोनिकल क्या होता है, इसको हमने अंडरस्टैंड किया क्योंकि भी ये हेड में लगता है। तो हमने सबसे पहले कैनोनिकल अप्लाई करना है। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है बड़ा हमने डेप्थ में लेक्चर लिया हुआ है कैनोनिकल का। उसके बाद हमने रोबोट्स की फाइल बनानी है। उससे पहले हमने साइट मैप बनाना है। ठीक है, साइट मैप को हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। मतलब साइट मैप और रोबोट्स की फाइल। अब ये जो काम हम कर रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर एनालिसिस करने हैं तो ये सारे एनालिसिस ऑनलाइन होने के बाद होंगे, अदरवाइज मैं एनालिसिस करूंगा, लाइव एनालिसिस नहीं होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे ये हो गया, आपकी वेबसाइट पर ये हो गया। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमने क्या देखा था? रोबोट्स बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा था? रोबोट्स बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा था? साइट मैप जनरेट किया था, क्योंकि रोबोट्स में भी साइट मैप को हम मेंशन करते हैं। एक डायरेक्टिव जो था हमारा, जो रूल था वो ये भी था कि भाई साइट मैप बताओ अपना। तो पहले साइट मैप बनाया होगा तो तभी बताएंगे ना कि भाई हमारा साइट मैप कौन सा है। अब हम ज़रा एक दफ़ा एक चीज़ और करने जा रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स योर 404 पेजेस। इसका क्या मतलब है कि भाई हम किस तरीके से ढूंढेंगे 404 पेजेस। 404 पेजेस का क्या मतलब होता है? एरर पेजेस। बताइए आपको कि ऐसे पेजेस जो क्राउल हो या विजिट हो मगर वो पेजेस मौजूद ना हो। तो ये भी हमारा एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हमारी वेबसाइट पर ऐसे पेजेस नहीं होने चाहिए जो 404 का एरर जनरेट कर रहे हो। 404 का एरर कौन से पेज जनरेट करेंगे? सिर्फ एक ही तरह के करेंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्राउलर क्या आता है? क्राउलर आके सबसे पहले रोबोट्स को क्राउल करता है। ठीक है, अब उसे रोबोट्स की फाइल ही नहीं मिली,
404 उसके नज़दीक एक विजिटर आता है, एडमिशन्स के पेज पर क्लिक करता है, लेकिन वो एडमिशन्स के पेज पर जाता है तो एक एरर पेज आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो लिंक सही तरह से मेंशन नहीं है या किसी ने रिमूव कर दिया हुआ है एडमिशन का पेज। सो इस तरह के जो पेजेस प्रोड्यूस होने लगे हुए हैं, ये भी आपकी एसईओ के लिए बहुत बैड सिग्नल हैं। सो जब हम एसईओ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि वेबसाइट पर 404 के पेजेस तो नहीं जनरेट हो रहे। ये कैसे फाइंड करना है भाई? ये काम अगर 2-3 पेजेस हों फिर तो बड़ा आसान है, एक एक करके खोल के देख लेंगे, लेकिन ये इस तरह तो नहीं करना। हमने एक एक करके खोलना नहीं है, बल्कि हमारे पास टूल है जो हमें ये मेंशन करवाएगा। हम एक टूल को चलाएंगे, रन करेंगे और उधर अपनी वेबसाइट मेंशन करेंगे और उसके बाद वो बताएगा कि इसके ऊपर 404 एरर जनरेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन सी फाइलों से 404 का एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, पता लग गया 404 है क्या, क्यों ज़रूरी है, कैसे चेक करना है? चेक करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, उसमें टोटल 5 पेजेस हैं बस, और कुछ है ही नहीं है भाई। एक एक करके मैं खुद ही चेक कर लूँगा, इसमें क्या मुश्किल बात है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में 500 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, तो भाई एक एक करके तो चेक नहीं ना होंगे, फिर तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमारे पास टूल है जो खुद ही चेक कर देगा। अगर तो और जो 404 पेजेस होते हैं इन्हें हम ब्रोकन लिंक्स भी बोलते हैं। हाँ, मतलब लिंक है ना, एक्चुअली तो एक लिंक है जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं खुलता, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ब्रोकन है। ये हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, जो फाइल अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो इसके अंदर ही लिंक्स हैं, इसको भी मैं खोल लेता हूँ, खोल के भी दिखाता हूँ आपको। साथ में व्हाट्सएप भी खोल देता हूँ ताकि मैं यहाँ से आपको ये भी शेयर कर दूंगा जी। एक ये ऑप्शन आ रही है 1, 2 और 3 वेबसाइट दी हुई है मैंने यहाँ पर आपको। तो आपने क्या करना है, जब ये काम टेस्ट करना होगा तो एक से ज़्यादा वेबसाइट से चेक करें। ठीक है, कि कहीं एक वेबसाइट सही एनालिसिस कर रही है कि नहीं कर रही है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट आपको दे 10 लिंक्स, एक वेबसाइट दे 5 लिंक्स और एक वेबसाइट दे कोई भी लिंक नहीं है, तो फिर हम इनको एक एक करके चेक भी कर लेंगे। यानी कि वो पेज तो बता रही होगी हमें, तो हम उस पेज को खोल कर देखेंगे क्या हो रहा है भाई, वो ब्रोकन लिंक बना रहा है कि ब्रोकन लिंक नहीं बना रहा। अब ये वाला काम जो है ये करना किसने है? असूली तौर पर ये वाला काम कौन करेगा? डेवलपर करेगा। लेकिन डेवलपर को इस बात का नहीं पता है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बात आपने बतानी है उसको। काम सारी फाइलें तो उसने बनाई हुई हैं, मतलब 500 URLs या 1000 URLs या 1500 URL जो वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हैं, ये तो डिज़ाइनर का काम है ना। वेबसाइट डिज़ाइनर ने ये सब कुछ, वेब डेवलपर ने ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये भाई ये एरर आएगा तो नुकसान क्या होगा। वो तो डेवलपर है ना, वो कोड लिख रहा है सिर्फ। ठीक है, वो एक कमरे में बैठ के वेबसाइट का डिज़ाइन कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसके गूगल पर क्या असराफ है, ये हम बता रहे हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी रिपोर्ट मैं उसको दूंगा और उससे कहूँगा कि ये ठीक कर लो। लेकिन मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ, तो जब आपके पास वेबसाइट आ गई है इट्स मीन आप भी ठीक कर सकते हो ना। लेकिन आपको इंटरेक्ट करना है डेवलपर से भी और आपको इंटरेक्ट करना है क्लाइंट से भी कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, ये बैड पेजेस आपके खुलने लगे हुए हैं, क्या करें इनका, बंद कर दें हम इसको। कर क्या सकते हैं हम, अभी आपको ये भी बताता हूँ। बेसिकली जो भी ब्रोकन लिंक होगा, आपको ये तो पता है कि कोई भी लिंक 2 वे होता है कि नहीं होता 2 वे? क्या लिंक 2 वे होता है कि नहीं होता? लिंक 2 वे होता है। कैसे होता है? इधर से ट्रैफिक जा रही है, उधर से ट्रैफिक आ रही है, ऐसे है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? जरा सोचें कैसे होता है। मैं क्या 2 वे कैसे होता है कोई भी लिंक? डिस्क के ऊपर एक फाइल पड़ी है, ऐसी है, उस फाइल का नाम है admissions.html फॉर एग्जाम्पल। आपकी इंडेक्स की फाइल है, उसके ऊपर आपने एक लिंक लगाया हुआ है एंकर का, a/href = admissions.html। 2 वे सिग्नल्स हुए कि नहीं हुए? एक सिग्नल कौन सा है जो डिस्क के ऊपर फाइल का पड़ा हुआ है, और एक सिग्नल कौन सा है जो हाइपर लिंक में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वे ट्रैफिक है। अब अगर लिंक पे कुछ नहीं है तो दोनों सूरतों में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? मे बी वो फाइल डिस्क पे ना पड़ी हो, ये भी तो हो सकता है। या वो फाइल डिस्क पे पड़ी है मगर उस फाइल का नाम index.html नहीं है, सॉरी admissions.html नहीं है। यहाँ फिर तीसरा तरीका क्या है कि भाई वो जो एडमिशन वाली फाइल थी ना, वहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, वहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ है और फाइल का नाम एडमिशन है। कितने सारे मैंने इश्यूज बताए। तो 2 वे बात होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ब्रोकन लिंक को 2 जगह से चेक करना है। नंबर 1, अगर ब्रोकन लिंक आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं सर्वर पर देखूंगा कि क्या ये सर्वर पर फाइल है, नंबर 1। अगर तो फाइल है तो इसका मतलब है कि इस फाइल का मैं नाम भी चेक कर लूंगा और मैं इसको इंडिविजुअली प्ले करके भी देख लूंगा
कि ऐसा ना हो कि फाइल करप्ट तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कि चल नहीं रही फाइल। मैंने देखा भाई फाइल भी मौजूद है, चल भी रही है, फाइन, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ गया, दूसरी साइट पर चला गया जहां पर मैंने उसे लिंक में इस्तेमाल किया हुआ है। फिर मैंने उसका कौन सा टैग चेक किया, हाइपरलिंक वाला कौन सा टैग होता है, ए का होता है ना। ए के टैग में जाकर मैंने href में चेक किया कि भाई फाइल मैंने चलाई, उधर जाकर देख लिया है, फाइल तो ओके है, फाइल का नाम है admissions.html, मगर यहां पर जो एंकर है वहां पर लिखा हुआ है एडमिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर का पता लग गया आपको। वहां फाइल का नाम था एडमिशन, साथ एस भी लगा हुआ था, लेकिन ये एंकर में मैंने जो फाइल का नाम यूज किया हुआ है वो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एडमिशन। यानी इसका मतलब ऐसी कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से कोई लिंक ब्रोकन हो सकता है। अच्छा, अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, हम कहते हैं भाई एडमिशन ओपन होते हैं जनवरी में और एडमिशन क्लोज हो जाते हैं मार्च में। तो अब हमारा सिनेरियो क्या है, वो डेवलपर को उन्होंने कहा हुआ है कि भाई एडमिशन वाली फाइल नहीं होनी चाहिए मार्च के महीने के बाद। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे ही मार्च का महीना आता है उस फाइल को कॉपी करता है और एक फोल्डर में रख देता है, तो वो उस डेस्टिनेशन से चली गई। अब इसका मतलब है कोई भी बंदा उस पर जाएगा तो एडमिशन की फाइल एरर प्रोड्यूस करेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, उसी एडमिशन की फाइल को कन्वर्ट हो जाना चाहिए एडमिशन क्लोज पे, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इन चीज़ों को हमें टेक्निकली देखना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम गूगल के ऊपर जाकर कोई गलत रूट बता रहे हैं। तो जब गूगल पर जाकर हम कोई गलत रूट बताएंगे तो उससे हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी और इससे गूगल की रेपुटेशन भी खराब होगी। तो गूगल कहता है कि भाई सबसे पहले आकर 404 पेजेस को चेक कर लो, ये जो है ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। कैनोनिकल जो था वो भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था, लेकिन लिख कहाँ पे रहे थे, किस फाइल में लिख रहे थे कैनोनिकल को, HTML फाइल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेक्निकल एसईओ का फैक्टर भी है और ऑन साइट एसईओ का फैक्टर भी है। क्यों ऑन साइट फैक्टर है भाई, वेबसाइट के ऊपर जो लिख रहे हो, कोडिंग में जाके लिख रहे हैं ना, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, टैग लगा रहे हो, जिसका मतलब क्या हुआ, ऑन साइट एसईओ है। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, टेक्निकल एसईओ है। ये जो टेक्निकल एसईओ और ऑन साइट एसईओ की डिफरेंशिएशन हुई है, ये शुरू से नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब गूगल के एल्गोरिथम्स बढ़ते गए, मतलब जब मैं ये कहूँगा 2013-14 में मैं एसईओ करता था तो उस वक्त टेक्निकल एसईओ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ ऑन साइट एसईओ का था। फिर गूगल ने बाद में सेग्रीगेट कर दिया कि भाई ये पॉइंट्स जो है ना ये टेक्निकल में आ जाएंगे, हालांकि उसका कुछ हिस्सा ऑन साइट पे भी फॉल कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकलिटी से ताल्लुक रखता है तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि 404 टेक्निकल एसईओ, कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ, रोबोट्स टेक्निकल एसईओ, साइट मैप टेक्निकल एसईओ, ये सारे के सारे फैक्टर जो अभी तक मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। इनमें से एक ऐसा फैक्टर है जो हम वेबसाइट के ऊपर जाकर टेस्ट कर रहे हैं, वो कौन सा है, कैनोनिकल। इंडेक्स फाइल के हेड में जाकर लगा रहे हैं या HTML की किसी भी फाइल के हेड में जाकर लगा रहे हैं जहां पर डुप्लीकेट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल होने के साथ साथ ऑन साइट एसईओ का फैक्टर भी है, मतलब कैनोनिकल ऑन साइट एसईओ का फैक्टर भी है। और कैनोनिकल को हम लोग वर्चुअल रीडायरेक्ट भी बोलते हैं। वर्चुअल रीडायरेक्ट ये क्या होता है, अभी इसका मैं अगला लेक्चर आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट तो बहुत सिंपल सी बात है ना, बात नहीं। आप ऊपर इस क्लासरूम में आते हो, यहाँ पर एक ऑफिस का बंदा बैठा हुआ है, कहता है यहाँ नहीं क्लास हो रही, नीचे चले जाओ, क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं। अब आपने फिजिकली मूव कर लिया तो इसका मतलब है फिजिकल रीडायरेक्ट। अब आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, हमारी वेबसाइट पर क्राउलर भी आ रहा है और हमारी वेबसाइट पर ऑडियंस भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, मतलब लोग भी विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट को मुख्तलिफ IPs से, मुख्तलिफ लोकेशन से, और क्राउलर भी विजिट करता है। लोग क्यों विजिट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्राउलर क्यों विजिट करता है, रैंक करने के लिए, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लोग आ रहे हैं। कैनोनिकल क्या कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा प्रीवियस क्लास में आपको कैनोनिकल कराया था, सो मैंने कहा भाई कैनोनिकल हमने लगा दिया। अब जैसे ही क्राउलर आएगा उसे पता लगेगा कैनोनिकल लगा हुआ है, उसे क्या समझ में आएगी कि डुप्लीकेट है और मुझे यहाँ से मूव कर जाना है, कहाँ पर, जो असल वाला है जो मैंने कैनोनिकल में लिंक दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यूजर भी मूव करेगा, आपका क्या ख्याल है, यूजर अबाउट अस से मूव नहीं करेगा, यानी एक बंदा अबाउट अस के पेज पे क्लिक करेगा, वो अबाउट अस का पेज ही देखेगा, लेकिन जब क्राउलर वहां पर आया तो वो मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तो मूव नहीं कर रहे। इसको हम बोल रहे हैं कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ये फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है।
लेकिन अगर मैं एक वेबसाइट का नाम लिखूं geo.tv और लिख के एंटर कर दूं और वेबसाइट खुल जाए पीक सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब हुआ? विजिटर मूव किया कि नहीं किया? विजिटर भी मूव किया, क्राउलर भी मूव किया, इसे हम बोल रहे हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। लेकिन जिसमें सिर्फ क्राउलर मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल रीडायरेक्ट। ठीक है, ये आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, पहले जरा इसको देख लेते हैं फिर उस पर चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अलाउ आगे बहुत सिंपल सा कहता है, क्या कह रहा है? कहता है भाई www. वेबसाइट का नाम लिखो जिसका भी चेक करना है कि भाई इसमें है कि नहीं है, www.peaksolutions.edu. फाइंड, यहां पर आए, कहता है ये कैप्चा दो, कौन सा जो भी दिया मैंने? नहीं यार, कैप्चा वेबसाइट के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं कैप्चा। हर वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी के लिए कि कोई ऑटोमेटेड तरीके से हमारी वेबसाइट को हैक ना करे, तो ये कोड एक लगा देते हैं, ये डेवलपर लगाता है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है कि और ये हर दफ़ा चेंज होता है, एरिया मैं दोबारा इस जगह पर रहूँगा तो ये कोड नहीं होगा, ये चेंज होगा। तो ये कैप्चा होता है सिक्योरिटी के लिए, ऑटोमेटेड टास्क ना हो आपकी वेबसाइट पे। ऑटोमेटिक टास्क होंगे मीन्स आपकी वेबसाइट हैक होगी। ठीक है, चलो अभी इसे करने दो यार, हम इसके चक्कर में पड़ गए हैं, ये जब करता है फिर वापस इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये दूसरे पर आ जाए, ahref अलाउ करें इसको भी। ये देखिए मैंने फाइल के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। ओके, आप इसको खोलेंगे आप वेबसाइट पर भी आ जाओगे, ये एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है ahref, यहां पर आकर भी आप वेबसाइट दे सकते हैं। क्या नाम लिखा वेबसाइट दी थी मैंने पहले? पीक सॉल्यूशन, दोबारा से देते हैं। चेक, दूसरी वेबसाइट भी चेक कर लिए। अब आप ये देखो, ये भी एक आया था ना हमारे पास, ब्लिंक कर रहा था, वो भी आपसे चेक करवा सकते हैं। इसने कितने जल्दी से हमें बता दिया, कहता है नो, इसका मतलब है क्लियर एंड क्लीन कि देयर इज नो ब्रोकन लिंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है ना, अगर फॉर एग्जांपल कल मैं आपसे कहूँ कि ये वेबसाइट है और जितनी चीज़ें मैंने बताई थी इसका जरा एसईओ ऑडिट करो, कर लोगे? एसईओ ऑडिट इसका क्या मतलब होता है? चेक करना है यार, कोई मसला नहीं, चेक करना है इसको। और मैं आपको आज जो चीज़ें बताई हैं, मैंने कहा भाई ये जो मेरे प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें थी ना, उनकी एक चेकलिस्ट बनाओ और एक वेबसाइट आपको दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ें चेक करके मुझे बताओगे इस वेबसाइट पर है कि नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं? चलिए ये काम करने अपनी मर्जी की वेबसाइट पर करके आइएगा और मुझे बल्कि ग्रुप में शेयर करते जाइएगा क्या किया आपने। क्या चेक करोगे भाई? कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, प्राइमरी कीवर्ड है उसका कि नहीं है, उस किसी भी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना कि किस कीवर्ड को वो टारगेट कर रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भी आप कह सकते हैं कि भाई उसने कोई प्राइमरी कीवर्ड डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट का प्राइमरी कीवर्ड उसने बनाया ही होगा। जिस किसी ने वेबसाइट वैसे ही बनवा ली है विदाउट रिसर्चिंग कीवर्ड्स, वैसे ही उसने बता दिया कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मतलब उसने खुद ही बता दिया, पीक सॉल्यूशंस वालों ने खुद ही बता दिया भाई मेरा जो मेन कीवर्ड है ना वो है कंप्यूटर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज। चलो, एसईओ वाले बंदे ने तो कोई काम ही नहीं किया, उसने रिसर्च भी नहीं की, उसने इसके साथ और सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी नहीं बनाए, उन्होंने खुद ही बता दिया। ये भी देखना है आपने कि क्या इसके अंदर कोई प्राइमरी कीवर्ड भी यूज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, कौन से कीवर्ड्स हैं, चेक करने हैं जरा। एसईओबिलिटी के नाम से एक टूल बताया था आपको, याद है कि नहीं? उसमें जाकर चेक करें, उसके अंदर कीवर्ड्स का एक ऑप्शन आ रहा होता है, चेक करें कि उसने कीवर्ड लिए भी हुए कि उसके बस वेबसाइट के कंटेंट को ही वो कीवर्ड समझना शुरू हो गया। क्या उसने कोई कीवर्ड्स की रिसर्च भी की हुई है? कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, पढ़ा था ना हमने कि 3% होने चाहिए। तो जिस चीज़ को वो कीवर्ड कह रहा होगा क्या वो 3% है? और उसके बाद आपने ये भी देखना है, ऐसा ना हो कि लाहौर कीवर्ड है, तो लाहौर तो कीवर्ड नहीं है ना भाई, क्या है? अगर वो कहेगा डिजिटल कीवर्ड है तो है नहीं है, एक एक वर्ड का तो कीवर्ड होगा ही नहीं। मैंने कहा था ना मिनिमम 3 वर्ड वाला होगा जो कीवर्ड होगा, या बहुत ही जोर लगाया होगा शॉर्ट कीवर्ड पे प्ले कर रहा होगा तो 2 वर्ड वाला कीवर्ड हो जाएगा, इससे कम वाला तो कीवर्ड होगा नहीं। लेकिन आप किसी वेबसाइट पर जाते हो वहां पर कोई भी 2 वर्ड वाला नहीं आता, एक एक वर्ड वाला आई जा रहा है बार बार। इसका मतलब क्या होगा कि रिसर्च नहीं हुई। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपने सबने घर में जाकर सिर्फ इतनी रिसर्च करनी है जितना हमने आज तक पढ़ लिया। आज तक मैंने आपको जितना एसईओ पढ़ा दिया उतनी कीवर्ड्स, टाइटल, मेटा, कैनोनिकल,
फेविकॉन, एप्पल टच आइकॉन, साइट मैप, रोबोट्स, अभी आज क्या पढ़ा 404, ये सारा एसईओ ऑडिट करके आना है अपनी अपनी मर्जी की वेबसाइट का। कोडिंग चेक आपने लेक्चर नहीं लिया ना 2 पीछे, हाँ इस वजह से बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ। 1 मिनट है जाए देखें जी। नहीं कोडिंग नहीं चेक करनी पड़ती, वैसे तो हम कोडिंग से ही चेक कर लेते हैं ना, लेकिन आप एसईओबिलिटी को यूज़ करो ना। मैंने कहा था ना कि एसईओबिलिटी में जाए, अगर कैनोनिकल लगा होगा तो बता देगा, नहीं लगा होगा तो भी बता देगा, अगर लगा होगा तो भी बताएगा, नहीं लगा होगा तो भी बताएगा। ठीक है चले, अब मैंने आपको टास्क भी एक दे दिया, देखें जरा इसमें क्या कह रहा है। उसने कहा कोई नहीं है, मैं कहा उसने कहा कोई नहीं है, किसने कहा 3 है, ऐसे ही है। क्या कहता है 404 का एरर जनरेट हो रहा है, इस पे इसे कह रहा हो रहा है, इसे जरा कॉपी करें। मैंने यूआरएल कॉपी किया भी, हो रहा है ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना कि भाई इसको चेक करें क्यों हो रहा है ये 404 का एरर आपके पेज पे आ क्यों रहा है। कोई भी एड्रेस नहीं है, कोई पोस्ट बनाई हुई है लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसको टारगेट किया हुआ है। तो क्लियर पता लग गया आपको कैसे चेक करना है। मैंने पहले उस लिंक पे क्लिक करके प्ले किया, उसने मुझे कहा कि ये चल रहा है ना, लेकिन उसके बाद मैंने जब उसको डायरेक्ट चलाया तो उसने कहा ये 404 का एरर आने लगा हुआ है। अब मैं डेवलपर को यही लिंक भेजूंगा, तो मैं उनसे कहूँगा सर ये देख लें ये क्या चीज़ है, अगर ये कुछ भी नहीं है ना तो इसको रिमूव कर दें। 2 वेज, मैंने कहा था 2 वे ट्रैफिक है, तो 2 जगहों पर है, एक जगह पर पोस्ट में है और एक जगह पर डिस्क पर है, सर्वर पर सेव है। तो मैं उसे कहूँगा दोनों जगहों से इसको रिमूव कर दो। पता लग गया ब्रोकन लिंक्स का, 3 जगह बता दी है मैंने, अभी फाइल आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अब आ जाए इधर वापस, तो इधर आए जरा देखें इसमें रीडायरेक्ट पड़ा हुआ है कहीं, अगर नजर आएगा तो मुझे बताइएगा। रीडायरेक्ट फाइल पे लिखा हो फाउंडेशन कैनोनिकल रोबोट्स, नो चलो इधर पड़ा होगा, इसमें आ जाते हैं। जी आज की मैंने कोर असाइनमेंट दी है आपको, रिकॉर्डिंग मैंने देखा माशाल्लाह हो रही हैं ग्रुप में, मैंने अभी सुनी नहीं है, मैं अभी सुनता हूँ वैसे, लेकिन रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, देख रहा हूँ। यही मैं चाह भी यही रहा हूँ कि आपको पता हो ना कि आप कर क्या रहे हो। आप लोग खामोश हो जाते हो ना घर जाके, वो खामोशी ठीक नहीं है आपके लिए, डेंजरस है। ठीक है खामोश नहीं होना, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपको भी कुछ याद रहेगा कि आप कर क्या रहे हो भाई, कुछ थोड़ा सा तो पता हो ना। घर जाके कुछ थोड़ा सा टॉपिक पर बोलोगे तो अभी मैं चेक करूँगा किसने भेजा और किसने नहीं भेजा, तो जिसने नहीं भेजा ना तो उससे मैं पूछ लूँगा, ग्रुप में ही पूछूंगा। ठीक है अब लेक्चर मिस करने की, हमारी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, घर में लेक्चर आपको मिल जाता है ना, तो भाई सुन तो लो घर में जाके, अगर आप छुट्टी कर रहे हो घर में सुनो, यूट्यूब पर है ना, हर लेक्चर हो जाता है। सफ़र में रहे, चलो अल्लाह भला करेगा, फिर तो अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है अगर आप सफ़र में, तो लोग सफ़र में ही तो यार मोबाइल यूज़ करते हैं ना, क्या हाल है, वो कानों को लगाई होती है आपने सफ़र में, है ना। हाँ आप किसी को भी कर लो, आपने टेस्ट करना है ना भाई, किसी को टेस्ट करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जितने भी टेस्ट हैं हमने टूल से करने हैं या डायरेक्ट वेबसाइट की कोडिंग से करने हैं। तो ज़्यादा अच्छी अगर डायरेक्ट टेस्टिंग करनी होगी ना तो कोडिंग वाली वेबसाइट को करो, पहले डिटेक्ट कर लो कौन सी वेबसाइट कोडिंग वाली है, पता लग जाता है ना। मैं पहले लेक्चर में सीखा था, ऐसे CMS डिटेक्ट से चेक कर लो ये कोडिंग की है, कोडिंग में करोगे तो वो आपको उसका कैनोनिकल भी वहीं पर नजर आ जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाना आपको। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, मैंने एसईओबिलिटी में चले जाओ, और मैंने आपसे कहा था एसईओबिलिटी को मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आप जब उसको अपने लैपटॉप से करोगे ना तो एक दिन में वो आपको सिर्फ 3 टेस्ट देता है, चौथे टेस्ट के ऊपर वो कहेगा बस एक दिन में 3 फ्री में मिलेंगे, चौथा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसे मोबाइल पे करोगे तो आप 1 से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है तो एसईओबिलिटी का एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे करो, वहां जाकर वेबसाइट दो। अच्छा अब आ जाए PDF पर, रीडायरेक्ट, अगर किसी को नजर आएगा तो मुझे बताना। इस पूरी लाइन में ऊपर तो नहीं है, व्हाट इज रीडायरेक्ट लिखा होगा मेरा ख्याल है, व्हाट इज रीडायरेक्ट, ये चलो चीज ये भी आपको भेजता हूँ मैं अभी। अच्छा यार एक काम और कीजिएगा ज़रा, वैसे मैं बता ही देता हूँ काम, आप लोग पता नहीं करते भी हो कि नहीं करते हो।
मैंने एक दफ़ा कहा था कि सबका लिंक्डइन होना चाहिए, है ना? है, आपका है, और किसका है? कितने लोग हैं? हैंड रेज करो। आपका है, आपका है, आप दोनों का नहीं है। बना हुआ नहीं है, बना के नहीं रख छोड़ना भाई। लिंक्डइन बनाने का मतलब है कि उस पर काम भी करो। देखिए, अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, टेक्निकल तरीके से भी काम किया जा सकता है कि आपकी जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड और भी तो बहुत सारे लिंक्डइन पेजेस होंगे ना, उन सब के साथ कनेक्ट करो, उन्हें फॉलो करो। इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो भी टास्क होंगे, वो पोस्ट लगा रहे हैं शुरू में, उनकी पोस्ट को कॉपी नहीं करना। कॉपी करेंगे तो वो बुरा मनाएंगे ना। उनकी पोस्ट को शेयर करें, उससे ये होगा कि आपके लिंक्डइन पर भी एंगेजमेंट आएगी। पोस्ट तो उसी की होगी ना, किसी और की पोस्ट होगी, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है। इस तरह आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे कि आप किस तरह की पोस्ट को लगाओ, ठीक है? सो अपने लिंक्डइन को एंगेज करो। लिंक्डइन से क्यूरीज आती हैं। अगर आप लिंक्डइन, आप टेक्निकल भी हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, काम करने जोगे हो जाते हैं। काम कहाँ से मिलना है? लिंक्डइन को अगर आपने एंगेज किया होगा ना, तो आपको सिर्फ लिंक्डइन से ही क्यूरीज आएंगी। और लिंक्डइन से क्यूरीज को चेक करने का तरीका ये होता है कि अपनी प्रोफाइल में जाएं और वहाँ जाकर चेक करें कि कितने लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। क्योंकि अगर लोग आपकी प्रोफाइल को देखने लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसीलिए देख रहे हैं ना कि उनको आपकी प्रोफाइल में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी कॉल आती है लिंक्डइन से। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने मुझे कहाँ से फाइंड किया है, तो मुझे बताते हैं कि हमने आपको लिंक्डइन से देखा है। ठीक है, कॉल किसकी आती है भाई? बिजनेस की कॉल आती है, दूसरी कॉल नहीं आती हैं। आप सब मुझे देखना शुरू हो गए कौन सी कॉल आती हैं। सो ये बिजनेस जनरेट करने का हमारे पास एक फ्री टूल है। जी मैं करूँगा। ये क्या चीज़ है? कोरा.com, ठीक है? बिल्कुल कोरा, जैसे दिमाग कोरा है ना, वैसे ये सबसे अच्छी वेबसाइट है। इसे हम बोलते हैं फोरम वेबसाइट। फोरम, डिस्कशन फोरम, FAQ फोरम। लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर करते हैं। सो इस पर आएंगे तो हर फील्ड का क्वेश्चन पूछते हैं। भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का फोरम नहीं है, ये हर टॉपिक का फोरम है। हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पर फोरम मौजूद है, हर टॉपिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर टॉपिक पे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी के क्वेश्चन को आंसर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ पूछ भी सकते हैं फोरम्स को ज्वाइन करके। सबसे पहले आपने कोरा पर आना है। इस वक्त ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग टूल कैसे है, ठीक है? आप कोरा पे आओ, पहले एक दफ़ा आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं तो मैं जो बताऊंगा अभी मेरा लेक्चर ही है, समझ कुछ नहीं आना आपको मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग कोरा पर अपना अकाउंट बना लो। जब बना लोगे फिर उसको एक दफ़ा ज़रा आधा घंटा उसको देखना ये क्या चीज़ है। फिर मैं फिर आपने जब देखा होगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। उस पर चले जाएँ, हाँ उस पर चले जाएँ, लेकिन उसमें फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो ना। पार्टिसिपेट जैसे ही करोगे ना, वो कहेगा साइन अप करो, ठीक है? सो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले साइन अप कर लें, फिर मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या है। आ जाए वापस। अभी हमने बात की थी वर्चुअल रीडायरेक्ट। मोबाइल पे भी हो जाएगा, मगर मोबाइल पे उस वक्त मज़ा आएगा काम करने का जब आपके पास डेस्कटॉप पर आप सारे काम कर रहे होगे, ठीक है? पहला काम डेस्कटॉप पे ही करना है, क्योंकि डिटेल चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे ही नजर आएंगी। वैसे मोबाइल पे भी आप देख सकते हो कोरा, मोबाइल पे लिंक्डइन भी देख सकते हैं, ठीक है? ये सारे एप्लीकेशन हमने मोबाइल पे किए होते हैं। फाइवर को भी मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, गिग नहीं लगा सकते फाइवर की मोबाइल पर, लेकिन फाइवर को मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? IT स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो को भी मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी डिटेल लैपटॉप पर आएंगी, डेस्कटॉप पर आएंगी, वो मोबाइल पर नहीं आएंगी, ठीक है? सो आ जाइए अब इसको। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें रीडायरेक्ट चीज़ समझ में आ गई, और मैंने सिंपली कहा कि भाई दो तरह के रीडायरेक्ट हैं, ऐसे ही है ना? एक को मैंने कह दिया फिजिकल और एक को मैंने कह दिया वर्चुअल। सो वर्चुअल कौन सा है? नाम क्या है उसका? पढ़ा है हमने उसको, क्या कहते हैं? कौन से वाले को कह रहे हैं वर्चुअल है? कैनोनिकल। जो कैनोनिकल है वो क्या कहलाता है? वर्चुअल रीडायरेक्ट कहलाता है। यानी उसमें हम यूजर को रीडायरेक्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्राउलर को रीडायरेक्ट करते हैं कि भाई इस पेज को नहीं देखो, दूसरे पेज को देखो, ठीक है? सो वो हमारा कौन सा रीडायरेक्ट है? वो वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अबाउट अस के पेज से क्राउलर को बार बार होम पेज पर भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई विजिटर मेरे अबाउट अस पर आ रहा होगा तो वो भी होम पेज पर जाएगा, वो अबाउट अस पर ही आएगा। यानी वर्चुअल रीडायरेक्ट में हम विजिटर्स को नहीं भेजते, सिर्फ और सिर्फ क्राउलर को भेजते हैं। मगर जो फिजिकल रीडायरेक्ट है, इसमें क्राउलर भी मूव करता है और विजिटर्स भी मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ भी मैंने वेबसाइट लिखी
geo.tv लिख के एंटर किया तो उसकी जगह पर कोई ARY न्यूज़ खुल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो गया एक पेज से दूसरे पेज पर। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसकी एक एग्जांपल और भी है, उसको भी हम देखते हैं जाकर कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि रीडायरेक्ट्स हैं कितने। अब ये कौन से रीडायरेक्ट्स हैं, फिजिकल रीडायरेक्ट्स हैं, कितने हैं हमारे पास जी, पहले देख लें होता क्या है। Redirect is a way to send both users and search engines to a different URL from the one they originally requested। यही बताया मैंने आपको कि भाई क्रॉलर और विजिटर जब किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप उसको उस जगह से दूसरी जगह पे भेज दोगे, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट। ठीक है, और कौन सा रीडायरेक्ट, फिजिकल रीडायरेक्ट। ये भी आपको मैंने खुद से एक टर्म बताई है कि फिजिकल रीडायरेक्ट, मतलब ये हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई एक फिजिकल रीडायरेक्ट है और एक वर्चुअल रीडायरेक्ट है। फिजिकल रीडायरेक्ट कौन सा है, जिसमें दोनों मूव करते हैं। वर्चुअल रीडायरेक्ट कौन सा है, क्राउलर मूव करता है। आ जाए नीचे, कितने रीडायरेक्ट्स हैं, 301 302, यानी एक रीडायरेक्ट है 301, इसका मतलब ये नंबर से जनरेट हो रहे हैं और ये सेटिंग हमने सी पैनल में जाके करनी होती है। ठीक है, ये भी आपको दिखा दूंगा ये कैसे होती है, लेकिन अभी इसको पहले ये देख लेते हैं। मतलब ये रीडायरेक्शन होगी कैसे, सी पैनल के थ्रू होगी। जहाँ पर जाकर हम लोग सब डोमेन बना रहे थे वहीं पर रीडायरेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो वहाँ से मैं रीडायरेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और बता दूंगा भाई कहाँ से कहाँ लेकर जाना है जी। सबसे पहला रीडायरेक्ट कौन सा है, 301 मूव परमानेंटली। अब नाम से पता लग गया कि भाई 301 जो है वो परमानेंट रीडायरेक्ट है और 302 जो है वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है, 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। यानी अगर हम किसी URL को परमानेंटली एक URL से दूसरे URL पर लेकर जाना चाह रहे हैं तो हम कौन सा रीडायरेक्ट लगाएंगे, 301। और अगर हम टेम्परेरी तौर पर लगाना चाह रहे हैं, इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे कोई शॉप होती है कि भाई उसने पेंट करवाना है तो थोड़े दिनों के लिए वो मूव करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं और लिखा होता है कि भाई आरजी तौर पर हम इस जगह से इस जगह मूव कर गए, हाँ, और फिर कुछ अर्से के बाद वापस वहीं पे आ जाते हैं। सो इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी रीडायरेक्ट। और फिजिकल रीडायरेक्ट का परमानेंट का क्या मतलब है कि भाई परमानेंटली मूव कर गए। मिसाल के तौर पर मैं को मेरा क्लाइंट है, 1988 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा दस्तगीर इंजीनियरिंग। उसके बाद उनके बच्चे जवान हुए, उन्होंने कहा जी ये तो अच्छा नाम नहीं है, तो ज़रा मम्मी डैडी नाम होना चाहिए, हाँ, तो उन्होंने नाम चेंज कर लिया अपनी कंपनी का। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग की तो वेबसाइट है ही है, जब कोई बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखे तो नए नाम के ऊपर मूव कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा लिखेगा दस्तगीर इंजीनियरिंग.com, ठीक है, तो वो आगे से चले जाएंगे DC किचन पर। इसको हम बोल रहे हैं परमानेंट रीडायरेक्ट। ठीक है, ये तो ये एक सिनेरियो बताया कि एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है, ये क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है, SSL प्रोटेक्टेड। ये भी टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम, SSL प्रोटेक्शन इस पर लगी हुई है। अगर किसी के साथ ये नहीं लगा होगा इसका मतलब क्या है कि उस पर SSL प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देखूं जरा यहाँ पर, इस वक्त शो हो रही है, मैंने वैसे नाम लिख दिया इनका, जी इस पर भी आ रही है। जिसकी नहीं होगी ना उस पर लॉक नहीं लगा होगा, उस पर लिखा होगा नॉट सिक्योर। ठीक है, SSL क्या है ये भी हमारा टॉपिक है, अगली क्लास में हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि SSL कैसे लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो वर्जन हो सकते हैं वेबसाइट के, कि जब हमने वेबसाइट बनवाई तो उस वक्त हमने SSL नहीं लिया, यानी हमने सिक्योरिटी परचेज नहीं की, तो मैसेज क्या आ रहा था, नॉट सिक्योर। उसके बाद क्या हुआ कि आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि भाई वेबसाइट तो बहुत हैक होना शुरू हो गई है, तो हमने कहा भाई सिक्योरिटी भी ले लेते हैं। अब हमने सिक्योरिटी भी परचेज कर लिया, तो अब क्या होगा, अब मुझे इस पर जाना चाहिए ना, नॉट सिक्योर पे तो नहीं जाना चाहिए। बेसिकली जो नॉट सिक्योर है वो होगी HTTP, और जो सिक्योर होगी वो होगी, क्या होगी, मुझे नहीं देखें, स्क्रीन पर देखें पता लगेगा। पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, हाँ पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ, अगर पढ़ा, मैं मैग्नीफायर ऑन कर रहा हूँ, पढ़ा जा रहा है तो फिर मुझे बता दें क्या हो गया। अब ये HTTPS, या मैंने क्या कहा, जो सिक्योर है वो HTTPS है और जो नॉन सिक्योर है वो क्या है, HTTPS है। पहचान क्या है, जिसके साथ लॉक लगा हुआ है वो HTTPS है,
और जिसके साथ लॉक नहीं लगा हुआ वो HTTP है, ठीक है। सो HTTP सिक्योर नहीं है, HTTPS सिक्योर है। अब क्या किया मैंने, 6 महीनों के बाद, साल के बाद या 2 साल के बाद मैं कन्वर्ट कर लिया अपने आप को HTTP से HTTPS पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट के भी 2 URL है ना। एक वेबसाइट कैसे खुल रही है, HTTP के साथ, यानी कि अगर ये नॉन सिक्योर होती तो ये कैसे खुलती, ये ऐसे खुलती। ये सिक्योर है ना, जो कन्वर्ट करके उसको वापस उसी पे ले जाती है। लेकिन अगर ये सिक्योर ना होती तो फिर ये यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके भी 2 वर्जन हुए। 6 महीने पहले तो वो HTTP पर चल रही थी, फिर मैंने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया। कहाँ से परचेज करना है, कंपनी से। जिस कंपनी से मैंने होस्टिंग परचेज की है वही मुझे SSL देगा। अगला लेक्चर हम SSL का पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही मुझे SSL सेल करेगा। अब हुआ क्या, मेरी वेबसाइट HTTP से किस पर चली गई, HTTPS पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे फिर बताना पड़ेगा कि भाई अब मेरी जो वेबसाइट है, जो HTTP वाली वेबसाइट है, उसे रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, HTTPS पर। सो इसका मतलब है ये भी रीडायरेक्ट है ना। आपको लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए करना है, परमानेंट करना है, तो इसलिए हम कौन से वाला लगाएंगे, 301। ये पर्पज है 301 का एक्चुअल, ठीक है। समझ में आ गया 301 का पर्पज क्या है। अब आ जाते हैं इधर वापस, जब बंद करें। अब जरा इसके फीचर्स पढ़ रहे हो, हाँ। URL हैज बीन मूव्ड परमानेंटली टू एन अदर URL, यही बात मैंने भी बताई है आपको। नंबर 2, 301 redirects passes between 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का मतलब उसकी लिंक पावर, उसकी रैंकिंग, उसकी SEO, उसका SEO स्कोर। अब इसको आसान अल्फाज में कह लें, उसका SEO स्कोर। मैंने क्या किया हुआ था भाई, साल भर से मैंने वो वेबसाइट चला रहा था, तो मैंने SEO तो की हुई थी HTTP के ऊपर। उधर ही मुझे पता लगा कि भाई जो वेबसाइट SSL नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा बैड फैक्टर है SEO का, इसीलिए मैंने SSL परचेज कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 साल तो मैं मेहनत करता रहा ना SEO के ऊपर, तो अब क्या होगा, क्या वो SEO रहेगी कि चली जाएगी। तो अगर आपने 301 लगाया होगा तो SEO रहेगी। अगर आपने 301 लगाया होगा तो SEO के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। 301 redirects are implemented when you want to move all of your SEO value to destination। यही बता दिया मैंने आपको। यानी हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई साल पहले वो क्योंकि HTTP पर था तो SEO तो हमने उस वक्त कराई थी, अब तो हम SEO करवा भी नहीं रहे। तो आपका जो SEO स्कोर उस वक्त का है, जो SEO फीचर्स उसके साथ लगे हुए हैं, वो सारे के सारे फीचर्स HTTPS पर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि ऐसा नहीं है कि दोबारा से SEO करवाएंगे। हमें दोबारा से SEO कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जांपल्स आ गई जो मैंने अभी आपको बताई भी थी कि बंदा example1.com लिखेगा तो कहाँ चला जाएगा, 2 पर। यही बताया ना कि भाई एक वेबसाइट को दूसरी साइट पर लेकर जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या करता है, कहता है करेगा क्या, बेसिकली साइट का प्रोटोकॉल चेंज कर देगा HTTPS पर। पहले क्या था, HTTP था, फिर क्या हो गया, S का मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले नॉर्मल है, उसके बाद क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ये मैं SSL का लेक्चर दूंगा तो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा, और आ जाए नीचे। अब दूसरा कौन सा है, 302। कहता है भाई ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि SEO स्कोर मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी है ना, वक्ती तौर पर तो SEO को मूव नहीं करवाने की जरूरत। तो अब ये हम करते क्यों हैं, कब करते हैं, ये देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स दैट URL हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड। फिर आगे क्या आ रहा है, सर्च इंजन डज नॉट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन URL। इसका मतलब है कि SEO साथ मूव नहीं करेगी, SEO नहीं जाएगी। ऐसे होगा जैसे वेबसाइट की SEO नहीं हुई अगर आप इसको 302 पर लेकर जाओगे तो। इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ A/B टेस्टिंग। कहता है आप इसको क्या कर सकते हो, A/B टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, A/B टेस्टिंग का मतलब होता है जब हम अपने ही कंटेंट के 2 वर्जन बना लें, एक वर्जन A और एक वर्जन B, और हम ये चेक करें कि इनमें से अच्छे वाला कौन सा है, ताकि उसको हम फाइनली अपने पास रख लें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैं आपको ये वाला लेक्चर दे रहा हूँ 1 घंटे का, इसके बाद मैं एक और 1 घंटे का लेक्चर दूँ सेम इसी टॉपिक पर, और फिर मैं ये देखूँगा इनमें से मेरा बेहतर लेक्चर कौन सा है जिसे मैं इंटरनेट पर अपलोड करूँ। तो इट इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग, ठीक है। A/B टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि A वर्जन को B वर्जन से कंपेयर करते हैं और हम खुद ही कंपैरिजन करते हैं, ये अपने लिए होता है। उसके बाद क्या कह रहा है जी, टेम्परेरी कंटेंट के लिए होता है ये, वक्ती तौर पर। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है करना तो मैंने वक्ती तौर पर ही है,
ठीक है, मुझे भी पता मैंने वक्ती तौर पर ही करना है, लेकिन क्योंकि मैं 302 लगाऊंगा तो एसईओ तो मिलेगी नहीं। तो वो क्या करता है, वो कहता है भाई ठीक है यार महीने के लिए करना है ना, मैं फिर भी क्या करता हूँ 301 ही लगा लूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल को चीट कर रहा है वो। तो गूगल को अगर ऐसे केस का पता लग जाएगा तो वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट करेगा कि आप चीट करके इसका मिस यूज कर रहे हैं रीडायरेक्ट का। ठीक है समझ में आई बात? क्योंकि देखें 301 में क्या जा रहा है, एसईओ स्कोर मूव हो रहा है, 302 में एसईओ स्कोर मूव नहीं हो रहा। वो कहता है कि भाई जब आपने कोई मेंटेनेंस वगैरह करनी होगी तो आप 302 लगा सकते हैं, जब आपने कोई कंपैरिजन करना होगा तो 302 लगा सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई मैं 302 लगाऊंगा तो होगा क्या मेरा नुकसान, मेरी तो एसईओ मूव नहीं करेगी। तो मैंने 1 महीने के लिए लगाना है ना, तो मैं 301 ही लगा लेता हूँ, क्योंकि 301 लगाने का मतलब ये है कि हम गूगल को ये कह रहे हैं कि ये परमानेंट है। तो फिर जब हम उसको चेंज करेंगे तो गूगल को पता लग जाएगा ये क्या कर रहा है, उसको समझ में आ जाएगी। इसका मतलब होगा मुझे चीट कर रहा है इसने, इसे यूज़ तो करना चाहिए था 302, लेकिन इसने यूज़ कौन सा कर लिया 301। सो हमें ये भी चीज़ देखनी है। ठीक हो गया, चलो जी ये दूसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। जरा इधर आ जाए, इसको भी जरा एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सब कुछ वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये ऑन साइट एसईओ की एक समझ लो कि चेकलिस्ट है। शुरू से मैं करता हूँ स्टार्ट, आपको पता लग जाएगा। जी नंबर 1, क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। यही कहा था ना मैंने कि भाई आपके जो यूआरएल्स होंगे वो यूजर फ्रेंडली होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप अपने यूआरएल के अंदर अपना कीवर्ड ले आते हो तो ये भी एक एसईओ का स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। ठीक है, नंबर 2, यूज टाइटल टैग कंटेनिंग कीवर्ड्स। मतलब कोई नई बात तो नहीं है, ये सिर्फ एक चेकलिस्ट के तौर पर एक फाइल है, इसको आपने देखना है। ये आपको पता लगे ये वही चीज़ है जो मैंने करवाई है। नीचे आ जाए, फिर क्या आया, चेकलिस्ट आ गई ना। जो बातें मैं पहले कर रहा था वो सारी एक फाइल की शक्ल में आपके पास आ रही है। मेटा डिस्क्रिप्शन, भाई मेटा डिस्क्रिप्शन लगा लो। फिर क्या कह रहा है, पे अटेंशन टू हेडिंग्स। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं आ रही जो मैंने बताई हैं। पे अटेंशन टू हेडिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हेडिंग जो आपने अपने बॉडी के अंदर लगाई हुई हैं H1 H2 H3, देखें वो सही प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुई हुई हैं कि नहीं हुई हुई हैं। यहाँ पर सारा मेंशन किया होगा उन्होंने कैसे लगानी है, पता लग गया। स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई हेडिंग का इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या आ रहा है, चूज राइट कीवर्ड्स। आपने सही वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। यहाँ पर एक और टैग भी नज़र आ रहा है हमें EM के नाम से। EM का टैग जो होता है ये भी इक्वल होता है बोल्ड के या स्ट्रॉन्ग के, लेकिन ये शायद बोल्ड नहीं करेगा, इसको बोलते हैं एम्फेसिस। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का क्या मतलब है, जब मैं कोई बात करूँ और किसी खास बात पर फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ किसी चीज़ पर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ना एम्फेसिस करना। तो कहता है कि भाई आपने क्या क्या यूज़ करना है, बी को भी यूज़ करो, EM को भी यूज़ करो, फिर क्या कहता है बोल्ड को यूज़ करो और आई को यूज़ करो। आगे आ जाए, आगे क्या कह रहा है, इंक्लूड इंटरनल लिंक्स। अपनी ही वेबसाइट की लिंकिंग भी करनी है, इंटरनल सोशल बाउंडिंग करनी है मुख्तलिफ पेजेस की एक दूसरे के साथ, अपनी ही वेबसाइट की। आपका अगर अबाउट अस से आप होम पेज पर ट्रैफिक लेकर जा रहे हो, अगर आप गैलरी से होम पेज पर लेकर जा रहे हो, तो ये क्या है, इंटरनल लिंकिंग है। ठीक है, इसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। आ जाए आगे, 100 लिंक्स को वो रिकमेंड करता है, लेकिन कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। 100 लिंक्स दिखने में तो बहुत ज़्यादा तादाद लग रही होगी आपको, लेकिन आपको पता है आपका जो मेन्यू होता है वो सारे के सारे लिंक्स ही होते हैं। फुटर में चले जाएं तो सारे के सारे लिंक्स ही होते हैं। तो इतने सारे लिंक्स ऑलरेडी वैसे मौजूद होते हैं। तो कहता है भाई कम से कम 100 लिंक्स तो होने चाहिए, मगर डिपेंड्स ऑन कंटेंट। आपके कंटेंट के मुताबिक होने चाहिए। ये नहीं है कि हर एक वर्ड के बाद लिंक बना हुआ नज़र आ रहा हो, ऐसे नहीं है। ठीक है, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सटर्नल लिंक्स आपने कैसे बनाने हैं, रेलिवेंट। ठीक है, यानी आप अगर अपनी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स कर रहे हो, ठीक है, तो रेलिवेंट लिंक्स बनाने हैं। इसको क्या है, इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। ठीक है, ये क्या होते हैं, एन इनबाउंड लिंक इज अ लिंक फ्रॉम एनदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट। यानी इनबाउंड लिंक का क्या मतलब है कि किसी दूसरे की वेबसाइट पर जो लिंक लगा हुआ है आपकी वेबसाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं, दूसरों की वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का जो लिंक लगा है, जिसको हम बोल रहे हैं ना कि हमारा टॉपिक है लिंक बिल्डिंग।
तो कहते हैं भाई जो दूसरों की वेबसाइट पर लिंक लगा होगा वो कौन सा लिंक लाएगा? इनबाउंड लिंक। मतलब मैंने फेसबुक पर गया, फेसबुक पर जाकर अपनी पेज प्रोफाइल बनाई, वहाँ पर जाकर एक पोस्ट लिखी, पोस्ट में जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, पोस्ट कर दिया, तो ये कौन सा लिंक हुआ? इनबाउंड लिंक। मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई है, इससे मुझे वेट मिलेगा, ठीक है। मैंने उधर जाकर एक पोस्ट लगाई और डिटेल के लिए नीचे लिंक दे दिया अपना, तो ये कौन सा लिंक होगा? इनबाउंड लिंक। अब मेरी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर सारा डाटा आ रहा है और उसमें मैं अपना लिंक्डइन का अकाउंट भी वेबसाइट पे शो करना चाह रहा हूँ। तो कोई बंदा मेरा कंटेंट पढ़ रहा है तो उसकी डिटेल के लिए मैंने उसको लिंक्डइन का अकाउंट दे दिया, तो अब ये कौन सा लिंक कहलाएगा? ये आउटबाउंड लिंक लाएगा। इनबाउंड लिंक का क्या मतलब है कि बाहर से जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को आती है और जो आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लिंक्स। वैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी हमने एक टर्म इस्तेमाल की, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, यानी जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट से बाहर जा रही है या बाहर से आप पे आ रही है, बेसिकली वो दोनों सूरतों में क्या कहला रही है? एक्सटर्नल लिंक। भाई आप किसी वेबसाइट का यूआरएल दें या कोई वेबसाइट आपका यूआरएल दें, तो ये दोनों ही क्या हैं? एक्सटर्नल लिंक है। ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल लिंक है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि जो हमारी वेबसाइट है, गैलरी से हम अपने होम पेज पर ला रहे हैं, तो ये कौन सा लिंक है? इंटरनल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक को फर्दर डिफाइन कर दिया, इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक, यानी जो बाहर की वेबसाइट से, यूं मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको दो साइट्स बताई, सोशल साइट्स बताई कि भाई अगर आप लिंक्डइन पर जाकर पोस्ट लगाते हैं और उधर से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? इनबाउंड लिंक। अगर मैंने एक यूट्यूब वीडियो लगाई हुई है और उसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया तो ये क्या है? इनबाउंड लिंक, ठीक है। और अगर मैं अपने पेज के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूं तो ये क्या होगा? आउटबाउंड लिंक। यानी इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? जो दूसरी वेबसाइट से हम तक आते हैं, और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं? जो हमारी वेबसाइट से दूसरों को रेफर कर रहे होते हैं। बेसिकली ये दोनों के दोनों लिंक्स कहलाते हैं जनरली एक्सटर्नल लिंक्स। ये हैं तो दोनों एक्सटर्नल, एक इनबाउंड है और एक आउटबाउंड है। इनबाउंड जो बाहर से अंदर आ रहा है, आउटबाउंड जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरे को पॉइंट कर रहा है। इसको यूं कह लें कि जो दूसरों की वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है वो है इनबाउंड, और जो आपकी वेबसाइट पर दूसरों की वेबसाइट पॉइंट हो रही है वो है आउटबाउंड। और वो ये कहता है ये होने चाहिए मगर रेलिवेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरी वेबसाइट तो एजुकेशनल है, मैं दराज का लिंक दे दूं इसके ऊपर, ये तो बिल्कुल रेलिवेंसी नहीं है। या मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है, मैं रियल स्टेट की किसी वेबसाइट का लिंक दे दूं, ऐसा नहीं है। मुझे लिंक किसके साथ देने हैं? अपने टॉपिक के साथ, तो इससे भी मेरी वेबसाइट को वेट मिलेगा, ठीक है। पता लग गया लिंक्स क्या होते हैं? तो जा जाए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज नो फॉलो बैक लिंक्स। अब आपको पता लग गया ना बैक लिंक कौन सा है, इनबाउंड क्या आउटबाउंड? गुड। इनबाउंड लिंक जो हमारा है वो बैक लिंक कहलाता है, ठीक है। जो इनबाउंड लिंक है जो दूसरों की वेबसाइट से आ रहा है, अब वो कह रहा है कौन कौन से हैं? नो फॉलो और डू फॉलो। नो फॉलो का क्या मतलब? कि भाई इसे फॉलो नहीं करना, और डू फॉलो का मतलब है कि इसे फॉलो करना। इसका मतलब क्या? ये जनरल सी बात, तो ट्रांसलेशन तो यही बनती है इसकी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे, अभी समझ लें। अच्छा, एक वेबसाइट है उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फेसबुक के ऊपर हमारा लिंक लग गया। अब हर वेबसाइट की एक अथॉरिटी होती है, वेबसाइट अथॉरिटी। आपको भी पता है कि हमारी ABC की वेबसाइट जो है उसकी अथॉरिटी क्या होगी और फेसबुक की अथॉरिटी क्या होगी? फेसबुक की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसका जो अथॉरिटी स्कोर होता है वो 0 to 100 होता है, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा लिंक बिल्डिंग, उसमें हम समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन जो फेसबुक है ना उसकी अथॉरिटी 100 है, 100 out of 100। तो अगर हम कोई नई वेबसाइट बनाएंगे तो हो सकता है हमारी अथॉरिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, बहुत कम अथॉरिटी है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो क्या तरीका करेंगे? अथॉरिटी वाली वेबसाइट से थोड़ा सा लिंक जूस बाय कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं लिंक जूस, यानी उनका जो रैंक है हम कहेंगे यार थोड़ा सा हमें भी दे दो। कैसे देंगे इसको? जनरली अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई पैकेजेस माल में जाते हैं और वहाँ पर सेल लगी हुई है, 50% ऑफ, बहुत रश लगा हुआ है। हमने क्या किया? अपनी फ्लैक्सीज बनवाई और हर ब्रांड के एंट्रेंस पे अंदर की तरफ रख दी। क्या होगा? अब जैसे ही कोई बंदा उस ब्रांड में जाएगा तो उसको पीक सॉल्यूशन की फ्लैक्स नज़र आएगी लगी हुई, थोड़ी सी रेपुटेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि हमारी रेपुटेशन कैसे बिल्ड होगी? उसकी रेपुटेशन की वजह से, कि वो उसकी रेपुटेशन की वजह से इतने सारे लोग उसको विजिट कर रहे हैं, तो जब उसके अंदर जाएंगे तो वो कहेंगे भाई इन्होंने पीक सॉल्यूशन लगाया हुआ है, तो एक पीक सॉल्यूशन का वेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये वर्चुअल बात कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल उनके नज़दीक
उस वक्त पीक सोल्यूशन का वेट 20 हो, तो वहाँ पर फ्लैक्स देखे हो सकता है कि वो 21 या 22 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह करने से क्या होता है, आपका लिंक रेट बढ़ जाता है। इसको हम टर्म बोलते हैं लिंक जूस मिलता है। यानी कि इसे क्या मिलता क्या है, हमारा लिंक जूस इंप्रूव होता है और उसका लिंक जूस हमें मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अथॉरिटी में कोई कमी हो जाती है। भाई उसने देख लिया वहाँ पर हमारी फ्लैक्स को, तो उसकी तो कोई इज्जत में कमी नहीं आएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर किसी से आपको लिंक जूस मिल रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जिससे लिंक जूस मिल रहा है। इस तरह फेसबुक से अगर लिंक जूस डिवाइड हो रहा होता तो बेचारा फेसबुक 2 पे बैठा होता और हम लोग 100 पर आ जाते हैं ना। सब ने हम उधर लिंक लगा रहे हैं धड़ाधड़ कि हमारी अथॉरिटी बढ़ जाए और फेसबुक की ज़ीरो हो जाती। सो इस तरह नहीं होगा, अथॉरिटी ज़ीरो नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि जो लिंक लगाने की ऑप्शन है ये 2 तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं हम नो फॉलो और एक को हम बोलते हैं डू फॉलो। नो फॉलो का क्या मतलब होता है, जो आपको लिंक जूस देता है। डू फॉलो का मतलब होता है जो आपको लिंक देता है, और नो फॉलो का मतलब होता है जो आपको लिंक नहीं देता, मगर अथॉरिटी तो फिर भी बढ़ गई ना। मिसाल के तौर पर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नो फॉलो की एग्जांपल बनती है। मतलब हमने फ्लैक्स लगाई है, ठीक है, यहाँ डू फॉलो को नो फॉलो को यूँ समझ लें कि भाई उसी ब्रांड के अंदर बैठ कर एक बंदा एडमिशन भी कर रहा है, तो ये समझ लें डू फॉलो है। और उसी ब्रांड में बैठकर कोई एडमिशन नहीं कर रहा, बस फ्लैक्स ही लगी हुई है, तो कोई बंदा उनसे क्यूरी करता है कि जनाब ये दाखिला कैसे लेना है, तो वो कहेंगे वो फ्लैक्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ ना भाई, वहाँ कॉल कर लो, और एड्रेस भी लिखा हुआ वहाँ जाके पूछ लो। तो इसको हम कहेंगे कि नो फॉलो। वो इसको फॉलो अप तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि वो डू फॉलो कर रहा है कि उसमें वो उसको लिंक जूस भी दे रहा है, जबकि नो फॉलो में लिंक जूस नहीं मिल रहा मगर ट्रैफिक तो मिल रही है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे 200 लिंक्स हैं, उसमें से 100 लिंक्स डू फॉलो हैं और 100 लिंक्स जो हैं वो नो फॉलो हैं। तो 100 लिंक से क्या हो रहा है, हमारी अथॉरिटी बढ़ रही है। 100 लिंक से क्या हो रहा है, हमें ट्रैफिक मिल रही है। ट्रैफिक तो मिल ही रही है ना भाई, जहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक लग गया, अब उधर से अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो हमारी वेबसाइट के यूआरएल पे एंटर तो करेगा ही। तो ऐसे लिंक को हम क्या बोलेंगे, नो फॉलो। ये डू फॉलो और नो फॉलो को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आखिरी टॉपिक में जाकर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर उसने कहा कि ये होते क्या हैं, इसमें आ गए हैं, तो मैंने कहा आपको ये बता देता हूँ। What is no follow link? A no follow link is a link that does not count as a point. ये कहा था ना मैंने, को पॉइंट्स में काउंट नहीं होता लेकिन लिंक होता है। पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे मगर लिंक होगा। लेकिन जो डू फॉलो होगा वो पॉइंट्स भी काउंट होंगे, यानी उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग से बढ़नी चाहिए, तो मैं जितने डू फॉलो लूँगा इसका मतलब क्या होगा, मेरी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शुरू में 10 होगी, तो मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 100 के करीब जाना है ना उसमें। 100 पे तो नहीं एकदम चली जाएगी भाई, 100 पे तो बहुत हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स आएंगी। 40 की जो वेब अथॉरिटी होती है वो बेहतर समझी जाती है, ठीक है, बुरी नहीं होती है 40 के। एनीवेज ये भी हो गया हमारा, और नीचे हो आर्ट, पता है आपको, पता है ना। ब्लॉग्स, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल या ब्लॉग का मेन्यू होना चाहिए ताकि आप उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहें। और नीचे आओ, छोड़ दो, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इसे छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना भाई, ऐसे नहीं छोड़ देना कि बस छोड़ ही देना है, ये सोशल मीडिया में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है इसलिए इसको छोड़ देना है, ओके। फाइल आपसे सारी शेयर हो जाएंगी, मैं क्या अभी आपसे सारी फाइलें शेयर कर देता हूँ, ठीक है।